हेलो स्टूडेंट्स। पिछले दो वीडियो में हमने गति संबंधी काफ़ी बातें डिस्कस की थी। यहाँ पर हम जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूटन के गति संबंधी नियम, समवेग की अविनाशता का नियम और कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो हम पहले बात करते हैं न्यूटन के गति संबंधी नियम। न्यूटन के गति संबंधी नियम। ओके, तो न्यूटन की गति संबंधी 3 नियम हैं। न्यूटन गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो हम पहले बात करते हैं न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम। न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम। ठीक है, न्यूटन की गति संबंधी पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें न्यूटन की गति संबंधी पहला नियम स्टार्ट करने से पहले हम संतुलित और असंतुलित बल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। आपने रस्सी खींचने का खेल देखा होगा, जिसको बोलते हैं रस्साकसी। इसमें क्या होता है, दोनों ओर कुछ लोग लगे रहते हैं जो रस्सी खींचते हैं। तो जब दोनों ओर से प्रयुक्त बल समान होता है तब रस्सी का मध्य भाग क्या होता है, स्थिर रहता है। मतलब कि रस्सी न तो इधर जाती है न तो उधर जाती है। इसका मतलब दोनों तरफ का बल क्या है, समान है। तो इस टाइप के बल को हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। तो संतुलित बल क्या हुआ कि जब दोनों तरफ जो है बल समान लगता है तो इसको हम संतुलित बल कहते हैं। परंतु जब एक सिरे पर प्रयुक्त बल बढ़ जाता है, ज़्यादा बल लगता है, तब क्या होता है कि जिधर ज़्यादा बल होता है उधर रस्सी चली जाती है। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित बल। असंतुलित बल, इसका मतलब कि जब दोनों तरफ बल समान होता है तब हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल है। और जब एक तरफ बल ज़्यादा होता है, दूसरी तरफ बल कम होता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो असंतुलित बल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी पहला नियम क्या है। यदि किसी पिंड पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं होता तो उसकी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति में सातत्य रहता है। इसका मतलब अगर कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड स्थिर है और उस पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, संतुलित और असंतुलित बल आपने देख लिया, तो अगर उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो जो पिंड विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर कोई पिंड गतिशील है और उस पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे तो वह पिंड गतिशील ही रहेगा। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम है कि कोई भी पिंड अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई भी बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, तो पहला नियम क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट है न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। न्यूटन की गति संबंधी दूसरे नियम को समझने से पहले हम थोड़ा संवेग समझ लेते हैं। संवेग क्या होता है। संवेग पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं, मोमेंटम। तो संवेग को हम P से लिखते हैं, पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, जहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। तो संवेग क्या है या मोमेंटम क्या होता है, पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं।
और संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए संवेग क्या होती है? सदिश राशि है। ठीक है, तो संवेग में चूंकि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए संवेग क्या होता है? सदिश राशि है। संवेग की दिशा क्या होती है? वेग की दिशा होती है। संवेग की दिशा क्या होती है? वेग की दिशा होती है। ठीक है, एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई क्या होती है? देखो, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? P बराबर आपने क्या लिखा? mv। तो हमको अगर संवेग की इकाई निकालना है एसआई प्रणाली में, तो एसआई प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। और वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए संवेग की इकाई क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसमें है? एसआई प्रणाली में। एसआई प्रणाली में संवेग की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब हमको सीजीएस में अगर निकालना है, सीजीएस में हम द्रव्यमान को किस में नापते हैं? ग्राम में। और वेग को सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया? संवेग की इकाई सीजीएस। सीजीएस प्रणाली में क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये संवेग की इकाई हो गई। तो अभी हम संवेग क्लियर हो गया। संवेग क्या होता है? किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग की एसआई प्रणाली में इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या है? कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। क्या है? संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। क्या? कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, और संवेग का परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मान लो कोई भी पिंड जो है उसका द्रव्यमान कितना है? m है। पिंड का प्रारंभिक वेग मान लो, प्रारंभिक वेग मान लो u है। मान लो गति की दिशा में बल कितना लग रहा है? F। और t समय के बाद, समय कितना है? t समय के बाद उसका वेग मान लो, अंतिम वेग कितना हो जाता है? v। तो अभी आपने क्या देखा? माना कोई भी पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, गति की दिशा में बल उसका F है, और t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तो पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या होगा? पिंड का प्रारंभिक संवेग क्या हो गया? संवेग आपने बताया था क्या?
द्रव्यमान गुणे वेग, तो प्रारंभिक इसका द्रव्यमान क्या था, m है पिंड का, और प्रारंभिक वेग क्या है, u। तो प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, mu। और t समय के बाद उसका अंतिम वेग क्या था, v था। तो t समय के बाद जो है उसका संवेग क्या हो जाएगा, t समय के पश्चात संवेग कितना हो जाएगा, द्रव्यमान तो m था लेकिन उसका वेग अभी क्या बढ़ के u की जगह कितना हो गया था, v। तो t समय के बाद उसका संवेग कितना हो जाएगा, mv। ठीक है। तो संवेग परिवर्तन की दर हम निकालते हैं। संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा, संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे समय। संवेग में होने वाला परिवर्तन, संवेग में होने वाला परिवर्तन बटे क्या होगा, समय। और संवेग में परिवर्तन कितना होगा, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, यही परिवर्तन होगा। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं अंतिम संवेग mv और प्रारंभिक संवेग mu और बटे समय t हो गया। ठीक है। अभी m को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, देखें। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, क्या आपने m कॉमन ले लिया तो क्या बचा था, v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू बटे टी। अभी आपने पढ़ा था त्वरण के बारे में कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा v माइनस यू अपान टी, ये क्या है, त्वरण है, a है। तो इसकी जगह पर हम a लिख सकते हैं। ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, ma। तो न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। तो आप लिखोगे न्यूटन के गति संबंधी दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार क्या बताया था इन्होंने कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर आपने क्या निकाला, यही नहीं ना, ma। तो इसका मतलब ma समानुपाती किसके होता है, प्रयुक्त बल के, ma प्रोपोर्शनल टू f। क्योंकि न्यूटन की गति संबंधी दूसरा नियम क्या है कि संवेग परिवर्तन की दर प्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर ma निकाला आपने, तो ma समानुपाती किसके होगा, f के। तो f बराबर k ma, जहाँ k क्या है, स्थिरांक है या कांस्टेंट है। k क्या है, स्थिरांक या कांस्टेंट। यदि k बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा, f बराबर ma। ओके। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, अगर k बराबर 1 हो जाए तो यह बराबर क्या हो जाएगा, ma। SI प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। SI प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। अगर आपको 1 न्यूटन की परिभाषा देना हो, क्या देना हो, 1 न्यूटन क्या होता है इसके बारे में। अभी आपने देखा कि F बराबर क्या देखा, ma। ठीक है। तो अगर मान लीजिए द्रव्यमान पिंड का 1 हो, यदि m बराबर 1 किलोग्राम, ठीक है, और इसका त्वरण जो है
ए बराबर भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। यदि आपने देखा कहाँ पर, F बराबर एम में, अगर द्रव्यमान जो है 1 किलोग्राम हो, उसका त्वरण जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो F क्या हो जाएगा? तो F बराबर 1 हो जाएगा, 1 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से आप न्यूटन की परिभाषा दे सकते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 न्यूटन बल कहते हैं। परिभाषा हो गया क्लियर न्यूटन का? फिर से, 1 किलोग्राम द्रव्यमान में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बल। तो इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया? 1 किलोग्राम गुणे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। तो आपने 1 न्यूटन का परिभाषा दे दिया। और सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई, सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन। डाइन, ठीक है। तो अगर आपको डाइन की परिभाषा देना हो, तभी आपने क्या बताया था? F बराबर ma बताया था। अब यहाँ पर देखिए, सीजीएस में अगर यहाँ पर m बराबर हो जाए, सीजीएस में हम द्रव्यमान किस में लिखते हैं? ग्राम में। अगर m बराबर 1 ग्राम हो जाए, त्वरण को हम किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड वर्ग। तो त्वरण 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वर्ग हो जाए, तो यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर 1 डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाइन का परिभाषा दो। कैसे दोगे? कि 1 ग्राम द्रव्यमान में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने वाले बल को 1 डाइन कहते हैं। इसका मतलब 1 डाइन बराबर क्या हो गया? 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, 1 डाइन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डाइन और न्यूटन की परिभाषा देखा। तो ये आपका पूरा हो गया न्यूटन के गति संबंधी दूसरा नियम। अभी हम यहाँ आगे देखेंगे कि न्यूटन के गति संबंधी तीसरा नियम क्या है। न्यूटन की गति संबंधी तीसरा नियम, ठीक है। न्यूटन की गति संबंधी तीसरा नियम। न्यूटन की गति संबंधी तीसरा नियम, ओके। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति संबंधी तीसरा नियम क्या है? कि प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उसकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर हम किसी पिंड पर कोई भी बल लगाते हैं तो क्या होता है कि सेम मात्रा में जितना बल हम पिंड पर लगाते हैं उतना ही बल विपरीत दिशा में पिंड द्वारा लगाई जाती है। फिर से न्यूटन गति संबंधी तीसरा नियम क्या है? देखो, प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उसकी दिशा परस्पर विपरीत होता है। तो किसी भी पिंड पर हम जब बल लगाएंगे तो जितना बल हम उस पिंड पर लगाते हैं सेम मात्रा में बल जो है विपरीत दिशा में उसी समय लगता है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और ये बल जो है जोड़ी द्वारा प्रयुक्त होते हैं। बल स्वतंत्र रूप से कभी भी अस्तित्व में नहीं रहता है। बल कैसे होता है? जोड़ी द्वारा। और ये स्वतंत्र रूप से बल जो है अस्तित्व में कभी भी नहीं रहता है। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल एक ही समय कार्यरत होते हैं। जब हम पिंड पर बल लगाते हैं
तो बल लगाते हैं तो क्रिया बल हो गया, और पिंड द्वारा जब अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में जो बल लगती है उसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो इसका मतलब क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों का समय सेम होता है, एक ही समय लगता है। अगर आप बोलेंगे कि जब बल जो है क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल समान मात्रा में है तो उसका अस्तित्व नष्ट क्यों नहीं हो जाता? आप यही बोलेंगे नष्ट क्यों नहीं होता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल किसी पिंड पर प्रयुक्त होते हैं, वे एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बल क्या है, वो विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त होते हैं, एक ही पिंड पर प्रयुक्त नहीं होता है, इसलिए वे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते। आप मान लीजिए कि आपने किसी पिंड पर बल लगाया, तो बल आपने किस पर लगाया? उस पिंड पर लगाया, और वो पिंड जो है जो बल विपरीत दिशा में लगाएगा वो आपके ऊपर लगाएगा। इसका मतलब दोनों बल विभिन्न पिंडों पर प्रयुक्त हो रहे हैं, एक पिंड पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते हैं। तो यही न्यूटन की गति संबंधी तीसरा नियम है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे संवेग की अविनाशिता का नियम। संवेग की अविनाशिता का नियम। संवेग की अविनाशिता का नियम। ठीक है, मान लीजिए दो पिंड हैं, एक पिंड है ए, दूसरा पिंड है बी। दो पिंड हैं। मान लीजिए ए पिंड का द्रव्यमान है m1। ठीक है, द्रव्यमान m1 है। इसका प्रारंभिक वेग कितना है इसका? u1। इसी प्रकार दूसरा पिंड है b, इसका मान लीजिए कि द्रव्यमान कितना है? m2 है। इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u2। ठीक है, तो दो पिंड हैं, पिंड a है, पिंड b है। इसका द्रव्यमान आपने मान लिया a1 है, प्रारंभिक वेग क्या है? u1। इसका द्रव्यमान मान लिया m2 है, प्रारंभिक वेग u2 है। ठीक है, तो संवेग के सूत्र के अनुसार a पिंड का संवेग कितना हो जाएगा? a पिंड का संवेग क्या हो जाएगा? m1 u1। और b पिंड का, इसका b पिंड का संवेग कितना होगा? b पिंड का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग क्या हो जाएगा? m2 u2। तो आपने दोनों पिंड का संवेग निकाल लिया। ठीक है, जिस समय दोनों पिंड, मान लीजिए ये दोनों पिंडों का टक्कर होता है एक दूसरे में, पिंड ए का पिंड बी में टक्कर होता है, तो जिस समय दोनों पिंड का टक्कर होगा तो क्या होगा? पिंड ए जो है ये पिंड बी पर बल लगाएगा। मान लीजिए वो बल है F1 है, तो पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल F1 है। आप लिख दीजिए पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा? F1। क्योंकि दो पिंडों में अगर टक्कर होगी तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो माना कि ए पिंड जो है वो पिंड बी पर बल लगाता है, वो क्या हो जाता है? F1। ठीक है, अब बल लगाएगा तो पिंड ए में त्वरण भी होगा और उसका वेग मान लीजिए v1 हो जाता है। ठीक है, अब पिंड ए का टक्कर के पश्चात संवेग क्या हो जाएगा? फिर पिंड ए का टक्कर के पश्चात संवेग क्या होगा? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान तो पिंड ए का कितना है? m1 है, लेकिन टक्कर होने के बाद उसका वेग चेंज हो जाएगा और उसका वेग आपने मान लिया v1 हो गया। तो पिंड ए का टक्कर के पश्चात संवेग कितना हो जाएगा? m1 v1।
और न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या बताया था कि ए भी बी पर समान बल और विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसका मतलब कि ए पिंड भी बी पर समान बल विपरीत दिशा में प्रयोग करेगा, उस समय उसके संवेग में परिवर्तन v2 हो जाएगा मान लीजिए। तो पिंड बी का भी टक्कर के पश्चात संवेग हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर v1 हो गया था इसका पिंड ए का, तो पिंड बी का पिंड बी द्वारा उसका संवेग लगा देंगे कि पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाया गया बल अगर F2 होगा तो क्या होगा, उसका वेग v2 हो जाएगा। ठीक है, तो पिंड बी का टक्कर के पश्चात संवेग निकाल लेते हैं। पिंड बी का टक्कर के पश्चात संवेग। अब चूंकि इसका द्रव्यमान b का क्या है, m2 है, और टक्कर के पश्चात उसका वेग क्या हो गया, चेंज होकर के v2, तो पिंड b का संवेग कितना हो जाएगा, m2 v2। अब चूंकि आपने पढ़ा था कि दोनों बल समान होते हैं, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल का मान समान होता है, उसकी दिशा अलग होती है। इसका मतलब F2 बराबर क्या हो जाएगा, -F1। माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी दिशा चेंज है, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल, इसलिए यहाँ पर F2 चूँकि दोनों बल समान मात्रा में होंगे तो F2 बराबर -F1 हो गया। तो F2 की जगह हम क्या, F बराबर क्या लिखा था आपने, ma लिखा था, F बराबर ma, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, m2a2, और F1 क्या हो जाएगा, m1a1। क्यों, क्योंकि आपने बताया था कि F बराबर m में, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था अभी। ठीक है, यहाँ से m2, अब a क्या है, त्वरण है, तो त्वरण में आपने क्या पढ़ा था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मतलब a बराबर क्या होगा, v - u/t, यही पढ़ा था आपने कि a बराबर v - u/t। तो यहाँ a2 की जगह पर क्या हो जाएगा, v2 - u2/t, तो वही वैल्यू रख लेते हैं आप, v2 - u2/t। ऐसे यहाँ पर भी आप -m1 v1 - u1/t, आपने क्यों इसे हुआ, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दोनों तरफ t है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, m2 v2 - u2 बराबर -m1, यहाँ क्या बचेगा, v1 - u1। अब ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर -m1 v1। अब यहाँ चूँकि माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m1 u1। अब क्या करो कि माइनस वाले को उधर कर दो, इधर जो माइनस वाला है इसको इधर लेके आ जाओ, तो दोनों प्लस हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं m2 v2 प्लस ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, m1 v1 एक साथ हो गया, बराबर m1 u1, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m2 u2। तो आपने क्या निकाला, m2 v2 प्लस m1 v1 बराबर m1 u1 प्लस m2 u2। तो m2 v2 या m1 v1 प्लस m2 v2 है क्या, ये कुल अंतिम संवेग है। क्या है, कुल अंतिम संवेग। और m1 u1 प्लस m2 u2 क्या है, कुल प्रारंभिक संवेग, कुल प्रारंभिक संवेग। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कुल अंतिम संवेग कुल प्रारंभिक संवेग के बराबर हुआ। तो यही आपका संवेग की अविनाशिता का नियम है
कि यदि ये दो पिंडों पर बाह्य बल कार्यरत न हो तो उनका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग समान होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग की अविनाशिता का नियम। इसका मतलब जो दोनों पिंडों में टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद उनका वेग चेंज हो गया, तो हमने जब संवेग निकाला कि तो टक्कर के पूर्व का जो संवेग था दोनों पिंडों का मिलाकर, वो टक्कर के बाद के संवेग के बराबर हुआ। ठीक है, तो संवेग की अविनाशिता का नियम क्या हुआ कि यदि दो पिंडों पर बाह्य बल कार्यरत न हो तो उनका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग समान होता है। ठीक है, अब हम आगे आपके स्वाध्याय में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपका पहला न्यूमेरिकल है आपके स्वाध्याय का, उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, एक पिंड प्रारंभ में के 3 सेकेंड में 18 मीटर, बाद के 3 सेकेंड में 22 मीटर जाता है, जबकि अंतिम 3 सेकेंड में 14 मीटर जाता है, तो उस पिंड का औसत चाल ज्ञात करो। मतलब यहाँ क्या दिया है, पहले 3 सेकेंड में 18 मीटर, दूसरे 3 सेकेंड में 22 मीटर और अंतिम 3 सेकेंड में 14 मीटर जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका औसत चाल ज्ञात करो। तो क्या क्या दिया है आप चेक कर लो पहले। यहाँ पर दिया है समय, तो t1 पहले समय को मान लो 3 सेकेंड है। ठीक है, 3 सेकेंड। दूसरा समय कितना है, वो भी 3 सेकेंड है, t2 बराबर 3 सेकेंड। अंतिम समय वो भी 3 सेकेंड है, t3 इक्वल टू 3 सेकेंड। अब दूरी कितना है, S1 कितना है आपका 18 मीटर। S2 दूसरी दूरी कितनी है आपकी 22 मीटर। और तीसरी दूरी S3 कितनी है 14 मीटर। आपको यहाँ मिल गया औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लगने वाला कुल समय, लगा कुल समय। ओके, तो तय की गई दूरी क्या हो गया पूरा, S1 प्लस S2 प्लस S3, इसका मतलब 18 धन 22 धन 14, 18 धन 22 धन 14 बटे समय कितना हुआ 3 धन 3 धन 3,